गुंडागर्दी वहां पर कौन फैला रहा था? यह सवाल जब भी इंदौर की गलियों और मोहल्लों में उठता था तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर एक ही नाम आता था, सलमान लाला। यह वही नाम था जिसने मध्य प्रदेश के सबसे साफ सुथरे और व्यवस्थित शहर इंदौर की पहचान को एक अलग तरह से कलंकित कर दिया था। सलमान लाला का नाम सिर्फ एक सामान्य अपराधी के तौर पर सामने नहीं आता था, बल्कि उसे इंदौर का आतंक कहा जाता था। उम्र में केवल 28 साल का यह युवक इस कदर जुर्म की दुनिया में डूब गया था कि उसकी फाइलों में अपराधों की लंबी सूची दर्ज थी। किडनैपिंग से लेकर दुष्कर्म, अवैध वसूली से लेकर नशे की सप्लाई, मारपीट से लेकर गैंग बनाकर वर्चस्व कायम करना, हर वह जुर्म था जिसकी कल्पना की जा सकती थी और सलमान लाला उस हर जुर्म का हिस्सा था। लोग कहते हैं कि इंदौर की हवा में सफाई की महक है, लेकिन उसी हवा में सलमान का खौफ भी घुल चुका था। उसके नाम का जिक्र आते ही लोग सहम जाते, दुकानदार पैसे मजबूरी में दे देते, पब्स से निकलते हुए अमीर घरों के लड़के लड़कियां भी उससे बचने की कोशिश करते और पुलिस प्रशासन हर बार उसे पकड़ने की कोशिश में नाकाम हो जाता। सवाल यह उठता है कि आखिर एक मिडिल क्लास परिवार का साधारण सा लड़का जिसका असली नाम शाहनवाज था, कैसे सलमान लाला बन गया और क्यों लोग उसे कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप से तुलना करने लगे? इसके पीछे की कहानी लंबी और उतनी ही डरावनी है। साल 2012 में जब वह महज 15 साल का था, तभी उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। यह कोई मामूली केस नहीं था, बल्कि किडनैपिंग और दुष्कर्म जैसा संगीन आरोप था जिसने पूरे इंदौर को हिला दिया। हालांकि उस समय पुलिस और उसके परिवार वालों को यह विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा लड़का इतना बड़ा अपराध कर सकता है, लिहाजा उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया गया और यहीं से उसकी अपराध की राह और मजबूत होती चली गई। जब पहली बार पुलिस ने नरमी दिखाई तो सलमान ने इसे अपनी जीत समझा। उसे लगा कि वह चाहे कुछ भी करे, कानून उसे छू नहीं सकता। धीरे धीरे उसका हौसला इतना बढ़ा कि उसने छोटी मोटी मारपीट और धमकियों से शुरुआत की और फिर नेहरू नगर, छोटी खजरानी, एबी रोड और प्रेस कॉम्प्लेक्स जैसे इलाकों में दुकानदारों से अवैध वसूली करने लगा। इस काम में उसके भाई शादाब उर्फ सिद्धू और रिजवान भी उसके साथ जुड़ गए और एक संगठित गैंग का रूप सामने आने लगा। सलमान ने बहुत चालाकी से अपनी गैंग तैयार की। वह अमीर घरों के बच्चों को पब्स के बाहर रोकता, उनसे जबरन पैसे वसूलता, उन्हें डराता धमकाता और जो लोग उसका विरोध करते उन्हें बेरहमी से पीटता। धीरे धीरे इंदौर की गलियों में उसका खौफ इस कदर फैल गया कि लोग उससे सामना करने से कतराने लगे। पुलिस को भी खबर मिल चुकी थी कि यह युवक सिर्फ सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि एक खतरनाक गुंडा बन चुका है। तत्कालीन टीआई तहजीब काजी ने जब उसके खिलाफ केस दर्ज किया तो सलमान ने डर कर भागने के बजाय एमआईजी थाने को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। यह धमकी कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि खुलेआम दी गई चुनौती थी जिसने पूरे पुलिस विभाग को हिला दिया। लेकिन काजी साहब पीछे नहीं हटे और सलमान के साथ उसकी मां शबाना को भी गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उसके लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने फिर से अवैध धंधों को और मजबूती से शुरू किया। उसका अंदाज हमेशा फिल्मी रहा। वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता, अलग अलग अकाउंट बनाकर अपनी गैंग से संपर्क करता और लोगों को अपनी शानो शौकत दिखाता। एक बार तो उसने एक इन्फ्लुएंसर को बंधक बना लिया और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अपने नाम से चला डाला। लोग उसकी इन हरकतों से डरने की बजाय कहीं ना कहीं उसकी शैतानी स्टाइल से प्रभावित भी होने लगे। जैसे ही उसने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, रातों रात हजारों लोग उसके फॉलोअर बन गए। वह हर वीडियो में अपने खौफ और दबदबे का प्रदर्शन करता और लोग उसे देखते रहते। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वह कॉल करने से बचता और केवल सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करता। यही कारण था कि उसके कई गुप्त प्लान बिना पुलिस की नजर में आए पूरे हो जाते थे। सलमान की चालाकी इतनी बढ़ गई कि उसने अमीरजादों को भी अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। बिल्डरों और फाइनेंसरों के बच्चों को ड्रग्स और शराब की लत लगाकर उन्हें अपने काम में लगाने लगा। जब कोई लड़का इस जाल से निकलने की कोशिश करता तो वह उसे ब्लैकमेल करता, उसकी चोरी और लूट की वीडियो दिखाकर मजबूर करता कि वह गैंग का हिस्सा बना रहे। धीरे धीरे सलमान की यह दुनिया इतनी खतरनाक हो गई कि हर बड़ा अपराध उसके नाम से जुड़ने लगा। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बच निकलता। 2022 में MY अस्पताल में हुई गोलीबारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भीड़ भाड़ वाली जगह जहां सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होते हैं, वहां पिस्तौल लेकर सलमान पहुंचा और एक आदमी को गोली मार दी। किस्मत से गोली केवल कंधे पर लगी और आदमी की जान बच गई, लेकिन सलमान वहां से फरार हो गया। उस पर 60,000 रुपये का इनाम रखा गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कई बार उसे पुलिस की पकड़ से बाहर निकाल ले गई। राजवाड़ा इलाके में जब पुलिस ने उसे घेरा
तब भी उसकी प्रेमिका उसके साथ थी और पुलिस ने उसे देखकर जाने दिया। प्रेमिका उसकी जान की ढाल बन गई थी। उसकी जिंदगी की यही शुरुआत थी जिसने आगे चलकर एक बड़े काले अध्याय को जन्म दिया। सलमान लाला का खौफ धीरे धीरे इंदौर की सीमाओं से निकलकर आसपास के जिलों तक फैलने लगा था। उसका नाम सुनते ही छोटे मोटे अपराधी भी सहम जाते थे, क्योंकि वह न केवल खुद खतरनाक वारदातों को अंजाम देता था, बल्कि अपनी गैंग के जरिए उन इलाकों में भी दबदबा बनवाता था जहां वह खुद मौजूद नहीं रहता था। उसका तरीका साफ था, डर पैदा करो और उसी डर के सहारे पैसे कमाओ। जिन लोगों से वह जबरन वसूली करता था वे शिकायत करने से कतराते थे, क्योंकि शिकायत करने का मतलब था अपनी जान को खतरे में डालना। यही वजह रही कि लंबे समय तक पुलिस के पास सबूत और गवाह नहीं मिल पाए। शहर के कई पब्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकों का कहना था कि सलमान की गैंग रात को बाहर खड़ी रहती। जैसे ही कोई अमीर ज्यादा बाहर निकलता उनसे मोटी रकम ऐंठ ली जाती। जो मना करता उसे सबक सिखाया जाता। सलमान की यह रणनीति इतनी खतरनाक थी कि धीरे धीरे वह केवल गुंडागर्दी का नाम नहीं रहा, बल्कि एक संगठित अपराध का पर्याय बन गया। उसके गैंग में शामिल युवाओं की मानसिकता पर भी उसका गहरा असर पड़ने लगा। कई लड़के जिन्हें उसने पहले ड्रग्स की लत लगाई वे पूरी तरह उसकी पकड़ में आ गए और उसके इशारे पर लूट, चोरी, हमला और मारपीट करने लगे। इंदौर जैसे शांत और व्यवस्थित शहर में अचानक से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा और इसके पीछे बार बार सलमान लाला का नाम सामने आने लगा। पुलिस की मुश्किल यह थी कि सलमान बेहद चालाक था। वह अपनी योजनाओं को गुप्त रखता और सोशल मीडिया के जरिए ही अपने गुर्गों तक संदेश पहुंचाता। वह कभी सीधे फोन पर बात नहीं करता था ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। उसके संपर्क में रहने वाले लोगों ने भी गवाही दी थी कि वह हर काम को इस तरह से करता था कि कोई सुराग न छोड़े। यहां तक कि कई बार उसने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी। वह कहता था कि पुलिस उसकी जान तो ले सकती है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं। यही चुनौती उसका अहंकार बन गई और यही अहंकार धीरे धीरे उसके पतन का कारण भी बना। साल 2022 में MY अस्पताल में गोलीकांड ने पूरे शहर को हिला दिया। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हथियार लेकर पहुंचना और गोली चलाना यह साबित करता था कि सलमान खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था। पुलिस ने उस पर इनाम रखा, जगह जगह पोस्टर लगाए, लेकिन लोग डर की वजह से सूचना देने से बचते रहे। वहीं दूसरी ओर उसकी शानो शौकत देखकर कई युवा उसके दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर वह किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखता। जब उसने लिखा कि एक सांवली सी लड़की उससे प्यार करती है और वह भी उससे बेहद मोहब्बत करता है, तब उसके चाहने वाले उसकी प्रेम कहानी पर भी चर्चा करने लगे। उसके वीडियो, फोटो और पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते। यह सब उसकी लोकप्रियता को और बढ़ा रहे थे, लेकिन हकीकत यह थी कि वह हर किसी के लिए खतरा था। कबूतरखाना में क्रिकेट के विवाद के चलते उसने रियाज उर्फ शानू की हत्या कर दी थी। 2023 में दर्ज हुए इस केस में पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन सबूत और गवाहों की कमी से वह बच निकला। उसके भाई गोलू और सिद्धू भी अपराध की दुनिया में गहरे डूबे हुए थे। 2022 में कार टकराने जैसी मामूली बात पर इवेंट मैनेजर तुषार को मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटनाएं साबित करती थीं कि सलमान और उसकी गैंग के लिए किसी की जान लेना बिल्कुल मामूली बात थी। 30 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे, लेकिन उसकी उम्र केवल 28 साल थी। लोग कहते थे कि यह युवक अगर अपराध से दूर रहता तो शायद कोई अच्छा काम भी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी सोच को गलत राह पर मोड़ दिया था। उसके परिवार पर भी समाज में बदनामी का बोझ बढ़ गया था। उसकी मां शबाना बार बार कहती थीं कि उनका बेटा बुरा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी कि पूरा शहर उसके अपराधों से परेशान था। मीडिया रिपोर्ट्स में आए दिन उसकी हरकतों की खबरें छपतीं, टीवी चैनलों पर बहस होती कि आखिर इंदौर पुलिस क्यों सलमान को काबू नहीं कर पा रही। कई बार यह सवाल भी उठता कि क्या पुलिस के कुछ लोग सलमान से मिले हुए हैं, तभी वह हर बार बच निकलता है। प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा था। लोग मांग कर रहे थे कि सलमान और उसकी गैंग को खत्म करना जरूरी है, वरना शहर में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। सलमान का नाम धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया था कि छोटे अपराधी भी उसके नाम का इस्तेमाल करके धमकियां देने लगे। यह वह दौर था जब सलमान खुद को अजेय समझने लगा था। लेकिन कानून की किताब कहती है कि अपराध का अंत एक दिन जरूर होता है। सलमान की कहानी भी उसी किताब का एक काला अध्याय बन चुकी थी, जिसकी पन्ने दर पन्ने खून और डर से रंगे हुए थे। उसकी बढ़ती हिम्मत, उसका बेशर्म अंदाज और पुलिस को चुनौती देने की आदत ने प्रशासन को मजबूर कर दिया
कि उसे किसी भी हालत में पकड़ा जाए। उसके खिलाफ अभियान तेज हो गया, गुप्तचर लगाए गए और पुलिस ने उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की। समाज अब यह सोचने पर मजबूर था कि आखिर सलमान का अंत कैसे होगा। क्या वह कभी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा या उसका सफर किसी हादसे में खत्म होगा? यही सवाल धीरे धीरे पूरे शहर के जहन में घर करने लगा था और इसी के साथ सलमान लाला की दास्तान अगले मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अगस्त 2025 की वह रात इंदौर शहर के लिए किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी। खबर आई कि सलमान लाला अपने भाई शादाब उर्फ सिद्धू को जमानत पर छुड़ाकर सागर जेल से वापस इंदौर लौट रहा है। क्राइम ब्रांच पहले से चौकन्नी थी और उन्हें खबर मिल चुकी थी कि यह गैंग फिर से शहर में आतंक फैलाने की योजना बना रही है। जैसे ही उनकी स्कॉर्पियो सीहोर बाईपास पर दाखिल हुई, पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी। गाड़ियों की हेडलाइट्स, पुलिस के हथियारों की चमक और अचानक से बने माहौल ने पूरे घटनाक्रम को तनावपूर्ण बना दिया। सलमान और उसके गुर्गे पहले तो कुछ क्षण के लिए घबरा गए, लेकिन फिर उनके तेवर वहीं पुराने हो गए। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इस मुठभेड़ में सलमान के पैर में गोली लगी, जिससे उसकी गति धीमी पड़ गई, लेकिन उसने हार मानने की बजाय मौके से बच निकलने की कोशिश की। पुलिस ने उसके साथी सिद्धू, अरुण मालवी, है डार्लिंग, सौरभ राठौर और कुलदीप साल्दे को जिंदा कारतूस, पिस्तौल और चाकुओं के साथ पकड़ लिया। लेकिन सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर भागा और उसकी नजर जैसे ही पास के तालाब पर पड़ी, उसने बिना सोचे समझे उसमें छलांग लगा दी। उसका इरादा था कि पुलिस को चकमा देकर पानी में छिप जाएगा और जैसे ही पुलिस वहां से हटेगी, वह बाहर निकलकर फरार हो जाएगा। लेकिन यह छलांग उसकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित हुई। बरसात के मौसम में तालाब पानी से लबालब भरा था। गहराई इतनी थी कि तैराकी में माहिर लोग भी उसमें आसानी से नहीं टिक सकते थे। ऊपर से उसके पैर में गोली लगी हुई थी, जिससे उसकी ताकत और भी घट चुकी थी। कुछ ही देर में वह पानी में डूबने लगा और पुलिस की आंखों के सामने उसकी जान चली गई। अगली सुबह जब उसका शव बाहर निकाला गया तो पूरे इंदौर में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर हर तरफ इसी खबर की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब एक हादसा था, जबकि उसके परिवार ने इसे पुलिस की साजिश करार दिया। सलमान की मां शबाना का कहना था कि पुलिस ने पहले उसे गोली मारी और फिर जबरदस्ती पानी में डुबोकर खत्म कर दिया। उन्होंने पुलिस की वर्दी उतरवाने और संबंधित अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग कर डाली। परिवार और समर्थकों ने इसे एक सुनियोजित मुठभेड़ बताया और सवाल उठाया कि आखिर पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की बजाय मरने के लिए क्यों छोड़ा। वहीं पुलिस का कहना था कि सलमान ने खुद तालाब में छलांग लगाई थी और बचने की कोशिश में उसकी जान गई। असली वजह का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार अभी बाकी था। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया। एक ओर लोग राहत महसूस कर रहे थे कि आखिरकार सालों से आतंक मचाने वाला गुंडा खत्म हो गया। दूसरी ओर कुछ लोग यह सोच रहे थे कि क्या इस तरह किसी की मौत ही समाधान है या कानून की प्रक्रिया से उसे सजा मिलनी चाहिए थी। मीडिया में बहस छिड़ गई। क्या सलमान लाला जैसे अपराधियों का अंत हमेशा इसी तरह होना चाहिए या समाज को उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए? पुलिस प्रशासन ने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया और कहा कि शहर अब चैन की सांस ले सकता है। लेकिन विरोध करने वालों ने इसे फर्जी एनकाउंटर कहकर सवाल उठाए। सलमान की कहानी इस बात का उदाहरण बन गई कि गलत राह पर चलने वाला इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। उसकी मौत ने यह साबित कर दिया कि जुर्म की दुनिया में लंबे समय तक टिकना नामुमकिन है। उसकी जिंदगी ने समाज को यह संदेश भी दिया कि बच्चों को बचपन से ही सही दिशा दिखाना कितना जरूरी है, वरना एक गलती उन्हें अंधेरे रास्ते पर धकेल सकती है। आज इंदौर की गलियों में लोग सलमान लाला का नाम तो लेते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि यह कहानी सबके लिए सबक है। सवाल अब भी बाकी है कि क्या ऐसे गैंगस्टर का जिंदा रहना बेहतर है या उसका मर जाना ही शहर और समाज के लिए राहत लेकर आता है? शायद इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव के आधार पर अलग अलग देगा, लेकिन इतना जरूर है कि सलमान लाला की दास्तान अब अपराध की किताब का बंद हो चुका अध्याय है।